हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाइयों, फिर से आज कुछ केस स्टडीज़ लेके आया हूँ आपके सामने मैक्सिमा मिनिमा की। आप वीडियो को पॉज करके तसल्ली से इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, खुद भी अटैम्प्ट कर सकते हो और फिर प्ले करके देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ, है कि नहीं। हर क्वेश्चन में यही करना है, हर बार यही कहता हूँ। चलो शुरू करते हैं। क्या कह रहा है भैया, देखो एक ना बिल्डिंग है ये, ठीक है। तो ये बिल्डिंग का जो है फ्लोर का डिज़ाइन है। बिल्डिंग जो है इस शेप में है, कुछ अजीब सी शेप दिख रही है आपको। ये बिल्डिंग का फ्लोर है, उसकी ज़मीन जो है भैया इस शेप में है। क्या है, एक रेक्टेंगल है और दोनों तरफ एक सेमी सर्कल है, ठीक है। अब ये कह रहा है इसकी जो पेरीमीटर है वो 200 है। इस पूरे जो फ्लोर की पेरीमीटर है भैया वो 200 है। ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है उसकी लेंथ x है, विड्थ y है, और क्योंकि ये जो विड्थ है ये सेमी सर्कल की डायमीटर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो डायमीटर y हो गई, इसीलिए सेमी सर्कल की रेडियस y/2 हो गई। तो ये है भैया सारा का सारा जो डिज़ाइन अपना यहाँ पे है ना बिल्डिंग का। अब ये फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है कि x और y जो है वो दिख रहा है, इसने वही बोला है लेंथ और ब्रेथ है। रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स बताना है। तो पेरीमीटर पूरे की गिवन है अपने को, है ना, पूरे की पेरीमीटर गिवन है। अब पेरीमीटर में भैया ये तो नहीं लूँगा ना, पेरीमीटर मतलब आउटर लेंथ। आउटर लेंथ में आप देखो, एक ये x साइड है और एक ये x साइड है, इन दोनों को ऐड करूँगा यानी 2x, प्लस ये सेमी सर्कुलर जो एंड है और ये सेमी सर्कुलर एंड है, दोनों को ऐड करूँगा तो एक सर्कल बन गया। एक सर्कल की पेरीमीटर ले लेंगे, है ना। एक सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है, 2πr। यहाँ पे आना चाहिए r यानी रेडियस, और रेडियस अपनी कितनी है, y/2। और ये आ गई टोटल पेरीमीटर है इसकी, है ना, और वो दे रखी है अपने को 200। तो ये देखो, ये 2 और 2 तो कट गया, ये आ गया 2x प्लस पाई वाई इज इक्वल्स टू 200। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया भाइयों, ये आ गया ना बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगले पार्ट में पूछ रहा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन ए एक्सप्रेस्ड एज द फंक्शन x इज, कि भैया ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है, सिर्फ रेक्टेंगुलर रीजन, इसका एरिया निकालना है x के टर्म्स में। तो सबसे पहले तो भाइयों जो रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया होगा वो x इंटू वाई होगा, क्लियर है। लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल है ना, रेक्टेंगल का एरिया यही होता है। बट वो चाह रहा है कि ये एरिया x की टर्म्स में लिखा जाए। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, ये 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा। देखो ना, यहाँ से अपने को y की वैल्यू मिल गई क्या, 200 माइनस 2x अपॉन पाई। ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ रख देते हैं, तो हमको एरिया मिल गया रेक्टेंगल का, है ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, x इंटू 200 माइनस 2x अपॉन पाई। ये आ गया भाई। आप चाहो तो इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आ गया 1 अपॉन पाई 200x माइनस 2x स्क्वायर। सही है, दिख रहा है भाई। 2 कॉमन ले ले, क्या 2 कॉमन ले लेते हैं, चलो। 2 अपॉन पाई 100x माइनस, क्या लिख दिया भाई, ये 100x माइनस x स्क्वायर, है ना। अब दिख रहा है क्या कोई, 2 अपॉन पाई 100x माइनस x स्क्वायर हो गया। चलो निकल गया। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अगले पार्ट में पूछ रहा है मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये जो हमने एरिया निकाला है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए पहले इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना पड़ेगा, और फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हम क्या करते हैं, इसका जो डेरिवेटिव है उसको 0 के इक्वल रखते हैं, है ना। तो हम dA अपॉन dx को 0 रख देंगे, यही करेंगे ना। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लो भाई, इसका 100 हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, है ना। तो क्या आ गया, 2 अपॉन पाई 100 माइनस 2x। इसको अब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x अपने को दिख गया 50 आ गया, है कि नहीं, x आ गया 50। ये अपना क्रिटिकल पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब मुझे कैसे पता चला पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अरे भाई हर वीडियो में आपको यही बता रहा हूँ, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया करने को, आप दोबारा इसका डेरिवेटिव कर लो, उसमें इसको पुट कर दो, आपको दिख जाएगा नेगेटिव आ रहा है, आपको पता लग जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। बट क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो वही होगा ना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है कि नहीं। 2 होते तो चेक करता कौन सा मिनिमा है कौन सा मैक्सिमा है। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यानी इस पॉइंट पर एरिया मैक्सिमम होगा। तो अब मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए क्या करो, इसको एरिया में पुट कर दो, आपको मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा। सही है ना, मैक्सिमम एरिया निकालना है तो x की जगह 50 रख दो।
तो 50 इंटू 100 5000, सही है ना। और ये 50 का स्क्वायर 2500, क्या आ गया 2/पाई, ये 5000 हो गया, ये 2500 हो गया। तो माइनस करा तो 2500 इंटू 2 फिर से 5000 आ गया, है ना। तो ए आ गया 5000/पाई, ये अपना मैक्सिमम एरिया आ गया भाई, सी हो गया आंसर, सही है। करते हैं अगला पार्ट। अब देखो भाई पिछली मैंने सारी कैलकुलेशन हटा दी है, क्योंकि अब आगे जो पूछ रहा है फोर्थ पार्ट में कुछ और ही पूछ रहा है, ठीक है, वो फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा उसको हटा देता हूँ, क्या काम है, आपको लिखनी हो तो आप वीडियो में पीछे जाके लिख लेना। इसमें क्या पूछ रहा है फोर्थ पार्ट में, द CEO ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ द होल फ्लोर। इस बार क्या कह रहा है, पूरे फ्लोर का एरिया मैक्सिमाइज करना है इंक्लूडिंग द सेमी सर्कुलर एंड्स। तो अगर मैं पूरे फ्लोर का एरिया मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ तो x कितना होना चाहिए, देखते हैं। इस बार क्या करना है मेरे भाइयों, पूरे फ्लोर का एरिया मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। पहले हमने सिर्फ रेक्टेंगुलर पार्ट को मैक्सिमाइज करा था, तो इस बार जो हम एरिया ले रहे हैं वो ले रहे हैं पूरे फ्लोर का एरिया। पूरे फ्लोर का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया विच इज़ x इंटू वाई, है ना, प्लस ये जो सेमी सर्कल है और ये सेमी सर्कल है ऐड होके हो गया एक वन सर्कल, है ना, एक सर्कल का एरिया विच इज़ पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर आना चाहिए, r है y/2, सही है। तो इस बार ही हम पूरे फ्लोर का एरिया मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो ये हो गया x इंटू वाई प्लस पाई/4 इंटू वाई स्क्वायर। अब क्या है, y में और x में दो में है, उसने क्वेश्चन में सिर्फ x पूछा है हमसे, तो हम इस पूरे फंक्शन को x की टर्म्स में ले आएंगे। यहाँ से निकाली थी ना हमने वैल्यू y की, क्या आई थी, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली थी, ये आई थी 200 माइनस 2x/पाई। तो ये जो y की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, क्या आ जाएगा, x इंटू 200 माइनस 2x/पाई, इधर भी पाई/4, ये 200 माइनस 2x/पाई, इसका स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। इसको हटा दूँ वापस, चलो करते हैं सॉल्व। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, ले लो, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। कैलकुलेशन में आगे आपको थोड़ा प्रोडक्ट रूल वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा, आसान हो जाएगी, है ना। तो पाई बाहर ले लिया, अंदर 200x माइनस 4x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर, 2 भी कॉमन ले लेता हूँ ना, एक काम करता हूँ, है ना, 2 कॉमन ले लेता हूँ, चलो 2 कॉमन, ये हो गया 100x माइनस x स्क्वायर, वही पिछले वाली कैलकुलेशन है ये। तो अब इसमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है, पर वो स्क्वायर है तो वो बाहर आके 4 होगा और इस 4 से कट जाएगा, समझ रहे हो ना बात। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, उसका स्क्वायर करूँगा 4 तो वो इस 4 से कट जाएगा। पाई का स्क्वायर है और ये पाई है, तो 1 से स्क्वायर कट जाएगा, नीचे पाई रह जाएगा, है ना। तो ये रह जाएगा 1/पाई, अंदर रह जाएगा 100 माइनस x होल स्क्वायर, सही है, ये रह गया भाई। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, हमें इसको मैक्सिमाइज़ करना है, ये जो टोटल एरिया है हमें बताना है ये टोटल एरिया कब मैक्सिमम होगा, उसके लिए x की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, dA/dx को 0 रखेंगे, यही करेंगे। अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, देखो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो काफ़ी इजी हो जाएगा मुझे लग रहा है। डेरिवेटिव करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये पाई जो है ये दोनों में ही है, इसको बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। इसको चलो मल्टीप्लाई कर देता हूँ वापस अंदर, मेरे को लग रहा है कुछ कट जाएगा, 200x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। इसको खोल लेता हूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर को, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर यानी 10,000, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 200x। देखो सही सोचा था कि 200x और 200x तो कट गया भैया, ये 2x स्क्वायर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा एरिया, टोटल एरिया आ गया अपना 1/पाई 10,000 माइनस x स्क्वायर, ये आ गया, सही है। अब हमको बताना है ये एरिया कब मैक्सिमम होगा। अच्छा ये तो मैं बिना क्रिटिकल पॉइंट निकाले भी बता सकता हूँ, देखो तुम्हारा टाइम बचा देता हूँ भाई। x अगर 0 होगा तो वैल्यू 10,000 हो जाएगी, अगर x को मैं 0 के अलावा कुछ भी रखूँगा तो कम हो जाएगी ना वैल्यू, जितना x बढ़ता जाएगा रिजल्ट कम होता जाएगा। तो भैया ये एरिया तभी मैक्सिमम होगा जब x 0 है, देखो बिना डेरिवेटिव करे पता लग गया। फिर भी आपको करना है, आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, देखो dA/dx को आप 0 रखोगे तो इसका डेरिवेटिव तो 0 ही होना है, इसका माइनस 2x, बाहर 1/पाई है तो माइनस 2x/पाई, तभी तो देखो x 0 ही आ रहा है ना। यानी हमारा एरिया कब मैक्सिमम होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0। वही पूछा था इसने कि टोटल एरिया कब मैक्सिमम होगा, जब x कितना हो, 0 हो जी, हो गया, ठीक है।
अगला पार्ट करते हैं। अब ये भाइयों जो लास्ट क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें बच्चे एक कॉमन गलती करते हैं। क्या करते हैं वो कि भैया उसने पूछा है एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ़ एरिया ऑफ द होल फ्लोर इज़ मैक्सिमाइज्ड। बच्चे क्या करते हैं, ये जो हमने x0 निकाला है इससे मैक्सिमम एरिया निकाल लेते हैं। कैसे, यहाँ पे पुट कर देते हैं x को 0, है ना। तो भैया ये 0 आ गया, यहाँ पे x को 0 पुट करके सॉल्व कर लो आप। ये 10,000 अपॉन पाई आ रहा है, ठीक है। 10,000 अपॉन पाई क्या लिख दिया भाई, 10,000 अपॉन पाई। टोटल मैक्सिमम एरिया ये आ रहा है, ठीक है। तो ये सही करते हैं, गलत थोड़ी करते हैं। मैं कौन सा कह रहा हूँ गलत है, उन्होंने कर लिया जी। हमने जब टोटल एरिया मैक्सिमाइज़ किया तो वो आ रहा है 10,000 अपॉन पाई, और पहले हमने जब सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज़ किया था वो इतना आ रहा था। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना आ गया 5,000 अपॉन पाई, टिक कर देते हैं। अब मुझे लग रहा है गलत बात है, क्यों, उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन को समझो। ये शब्दों के साथ खेल रहा है बस, कुछ मैथ नहीं लगाना, इसमें दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस। कह रहा है अगर हम पूरा एरिया मैक्सिमाइज़ करेंगे तो कितना एरिया ज़्यादा जनरेट होगा। तो पूरे एरिया को पूरे एरिया से ही तो कंपेयर करोगे ना आप। पूरा एरिया, यहाँ पे आपने पूरा एरिया मैक्सिमाइज़ किया 10,000 अपॉन पाई, यहाँ पे सिर्फ रेक्टेंगल का था है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो भाई फिर तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा ही, क्योंकि सर्कल ऐड किए हैं अब हमने, डिफरेंस तो आना है। तो यहाँ पे कंपेयर करना है पूरे एरिया को खुद से, ना कि रेक्टेंगल से। तो खुद से जब किसी चीज़ को कंपेयर करूँगा तो डिफरेंस तो मेरे भाइयों 0 ही आएगा। पूरे एरिया को पूरे एरिया से कंपेयर करो ना, तो डिफरेंस क्या आएगा, 0। खुद से ज़्यादा कैसे जनरेट हो सकती है कोई चीज़, उसको मैक्सिमाइज़ कर दिया, वो 10,000 अपॉन पाई आ गया, तो वही है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। उसका खुद से डिफरेंस क्या होगा, 0, नो चेंज। कहने को बोथ एरियाज है, पर है तो एक ही चीज़ का एरिया ना, सेम ही चीज़ के एरिया की बात हो रही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये भाई सेकंड केस स्टडी है, पॉज करके पढ़ लो। क्या कह रहा है, कह रहा है कायरा हैज़ अ रेक्टेंगुलर पेंटिंग। ये देखो कैनवस है, पेंटिंग करनी है उस पर। तो इसने पेंटिंग जो है अंदर वाले एरिया में करनी है, मार्जिन छोड़ना है हर जगह से, ठीक है। साइडों से 0.5 फीट का मार्जिन छोड़ना है, ऊपर नीचे से 0.75 फीट का, ठीक है। अब कह रहा है फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, देखो ये, इफ़ कायरा वांट्स टू पेंट द मैक्सिमम एरिया, इफ़ कायरा वांट्स टू पेंट द मैक्सिमम एरिया, मतलब पेंटिंग एरिया मैक्सिमाइज़ करना चाहती है वो, कम से कम मार्जिन छोड़ना चाहती है ना। देन शी नीड्स टू मैक्सिमाइज व्हाट, तो फिर उसको अंदर वाला रेक्टेंगल मैक्सिमाइज़ करना चाहिए। जब वो मैक्सिमम एरिया में पेंट करना चाहती है, मतलब वो पेंटिंग एरिया मैक्सिमाइज़ करना चाहती है, खुद ही बोल रहा है, तो ऑब्वियस है अंदर वाला रेक्टेंगल मैक्सिमाइज़ करेगी। तो क्या चीज़ मैक्सिमाइज़ करेगी, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, ठीक है। हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, कह रहा है एक्स इज़ द लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल। जो हमारा ये बाहर वाला रेक्टेंगल है इसकी लेंथ है एक्स, ठीक है। इसकी लेंथ ले लेते हैं भाइयों एक्स, ये इसकी लेंथ हो गई। अब विड्थ निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि एरिया पता है 24 है। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो अगर ये y है मान लो, तो x इंटू वाई कितना होना चाहिए था, 24। तो y आ गया 24 अपॉन एक्स, सही बात है। तो इस डायमेंशन को हम क्या लिख सकते हैं, 24 अपॉन एक्स। समझ गए ना बात, 24 अपॉन एक्स, ये हमारी दूसरी डायमेंशन हो गई। समझ गए ना भैया, एक रेक्टेंगल था उसकी एक डायमेंशन एक्स है, दूसरी कैसे पता चली, क्योंकि एरिया 24 था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 24 ही तो आ रहा है एरिया, सही है ना। तो ये 2 डायमेंशन हो गई। अब उसने पूछा है इनर रेक्टेंगल का एरिया बताओ एक्स के टर्म्स में, अंदर वाले रेक्टेंगल का, है ना, जहाँ पे हम पेंटिंग कर रहे हैं। तो ये एक्स है मेरे भाइयों, यहाँ से 1 माइनस हो गया, यहाँ से 1 माइनस हो गया, मतलब 0.5 यहाँ से माइनस हुआ मार्जिन, 0.5 यहाँ से, एक मार्जिन इधर से गया, एक मार्जिन इधर से, है ना। टोटल कितनी लेंथ चलेगी, 0.5 इधर से, 0.5 इधर से, टोटल लेंथ हो गई 1, है ना। तो x में से 1 माइनस करेंगे तो अंदर की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x माइनस 1, ठीक है ना। इनर वाले की लेंथ क्या हो जाएगी, x माइनस 1, और उसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी भाइयों, देखो पूरी थी 24 अपॉन एक्स, है ना, 24 अपॉन एक्स, ऊपर से 0.75 गई, नीचे से 0.75, इन दोनों का टोटल हो गया 1.5। तो 24 अपॉन एक्स में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारी ब्रेथ आ गई 24 अपॉन एक्स माइनस 1.5। ये आ गया अंदर वाले रेक्टेंगल की डायमेंशन। अब उसका एरिया बताना है, तो दिस इंटू दिस, सिंपल तो है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होगा एरिया, एल इंटू बी। तो इसका और इसका प्रोडक्ट देख लो कहाँ पे है, ये है ना, सी हो गया आंसर।
ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है ये कि फाइंड द रेंज ऑफ एक्स, कि एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ये जो हमने एक्स लिया है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। देखो कॉमन सेंस की बात है भैया कि क्योंकि ये डायमेंशन है, इट शुड बी पॉजिटिव, है ना भाई। डायमेंशन जो है वो तो पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव तो नहीं हो सकती। ये डायमेंशन भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए, चाहे वो अंदर वाले की डायमेंशन हो चाहे वो बाहर वाले की डायमेंशन हो, है ना। अगर अंदर वाले की पॉजिटिव होगी तो बाहर वाले की तो ज़्यादा है, वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। तो कुल मिला के हम अंदर वाले को देख लेते हैं कि वो डायमेंशन पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जो x-1 है इट शुड बी पॉजिटिव, यानी x जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। कॉमन सेंस है, क्योंकि अगर ये x 1 से छोटा हुआ तो एक और एक तो इधर से ही माइनस हो गया, तो अंदर तो नेगेटिव हो जाएगी डायमेंशन। सही बात है कि नहीं भाई। मान लो ये वैल्यू 1 से कम है, 0.5 है, 0.5 है तो इधर से और इधर से 0.5 मार्जिन कैसे छोड़ूंगा। जब है ही 0.5 तो एक का मार्जिन कैसे छूट जाएगा, 1 फीट का नहीं छूट सकता ना। तो ये जो x है इन दोनों के सम से ज़्यादा होनी चाहिए, बिना करे भी आप बता सकते हो। इन दोनों का सम 1 है तो ऑब्वियस है जो x है वो 1 से ज़्यादा ही होगी, तभी कहीं तो पेंटिंग का एरिया निकलेगा, वरना कैसे निकलेगा, नहीं निकल सकता। आगे ये वाली डायमेंशन भी पॉजिटिव होगी, है ना, दोनों डायमेंशन पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 24/x माइनस 1.5 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 24/x शुड बी ग्रेटर देन 1.5। तो यहाँ से क्या आ गया 24/1.5 ग्रेटर देन x। तो x क्या आ गया लेस देन 16, कि x की वैल्यू 16 से कम होनी चाहिए। किससे कम होनी चाहिए, 16 से। समझ गया ना मैंने क्या करा कि जो पेंटिंग वाला एरिया है मेरा, ऑब्वियस है उसकी डायमेंशन पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये दो डायमेंशन थी, दोनों को मैंने पॉजिटिव मान लिया। तो इसको जब पॉजिटिव रखा ग्रेटर देन 0 तो सॉल्व करा तो पता चला x 1 से बड़ा होना चाहिए। इस वाली डायमेंशन को भी मैंने पॉजिटिव रखा, सॉल्व करा तो पता चला x 16 से छोटा होना चाहिए, 16 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ख़त्म कहानी। तो क्या वैल्यू आ गई x की, 1 से लेके 16 तक, बी हो गया आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अगले पार्ट में क्या कह रहा है ये, एरिया ऑफ द इनर रेक्टेंगल इज मैक्सिमम देन एक्स इक्वल्स टू व्हाट। कि भैया इनर रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज करो, उसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ, सिंपल सी बात है। तो इनर रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। अभी हमने लेंथ निकाली थी, कितनी थी, x-1, ब्रेथ भी निकाली थी, क्या थी वो 24/x माइनस 1.5, यही थी ना। अब हमको क्या करना है भाइयों, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो इसका डेरिवेटिव कर लो और 0 रख दो, dA/dx, उससे हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल जाएगा। इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा, x-1 एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव हो गया -24/x², फिर इसका डेरिवेटिव 1 होगा, है ना, और इसको एज इट इज़ लिख देंगे 24/x माइनस 1.5 इज इक्वल टू 0। कर लो भाई, इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आ रहा है। ये ब्रैकेट्स खोल लेंगे भाई, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -24/x प्लस 24/x², ये भी 24/x माइनस 1.5, ये तो कट गए, बढ़िया हो गया काम। तो 24/x² इज इक्वल्स टू 1.5, है ना, इससे इसको काट दिया, 16 आ गया, 16 इक्वल्स टू x², x की वैल्यू 4 आ गई। बच्चे कहते हैं +-4, अरे भाई x डायमेंशन है, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। तो x आ गया 4, ख़त्म, सी हो गया आंसर। अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है कि एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल इज मैक्सिमम देन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है इनर वाले रेक्टेंगल की, ये x निकला है 4, इनर वाले रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ ये है ना, तो इसमें 4 डालो, आपको लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगी। सही है, देखो लेंथ कितनी मिल गई, x को आप यहाँ पे 4 रखोगे तो 3 मिल गई, तो अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ हो गई 3, ठीक है, और ब्रेथ कितनी हो गई, इधर 4 पुट करो तो ये 6 हो जाएगा, 6 माइनस 1.5 4.5 आ गया 4.5। सही है, तो कितना हो गया मेरे भाइयों, 3 और 4.5, आंसर ए। ठीक है, केस स्टडी डन, बढ़ते हैं आगे। तो थर्ड केस स्टडी है भाई, पढ़ लो पॉज करके। क्या कह रहा है, एक रियल एस्टेट कंपनी है, एक न्यू रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। द लैंड दे हैव परचेज कैन होल्ड एट मोस्ट 4500 अपार्टमेंट। ठीक है, 4500 अपार्टमेंट्स बना सकते हैं वो लोग।
इफ़ दे मेक एक्स अपार्टमेंट्स, अगर वो एक्स अपार्टमेंट्स बनाए, देखो मैक्सिमम वो 45 बना सकते हैं, 100 है ना, 4500, ये थोड़ी है उतना ही बना देंगे। वो कह रहा है अगर वो एक्स अपार्टमेंट्स बनाएं तो मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट जो जाएगी कॉम्प्लेक्स की, वो जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट 50,000, वही 50 लाख है भैया, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है 50 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट इतनी है। वेरिएबल कॉस्ट समझते हो ना क्या होती है, जो इस पर डिपेंड करेगी कितने अपार्टमेंट उन्होंने बनाए। फिक्स्ड तो इतनी जानी है, ये समझ लो लैंड का कुछ वो जाता होगा टैक्स वैक्स, कि लैंड उन्होंने ख़रीद लिया, वो वहाँ पे कितने भी अपार्टमेंट बनाए लैंड का टैक्स जाता होगा, मान लो फिक्स्ड है। फिर जितने अपार्टमेंट्स वो बनाएंगे उस हिसाब से इस फंक्शन में एक्स को पुट करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। दोनों को टोटल देखूंगा तो इस टोटल से मेरे को मिलेगी टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, अब वो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, द मेंटेनेंस कॉस्ट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स विल बी व्हाट। दोनों का सम अभी तो बताया, टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी, इन दोनों का सम। ये हो गया है ना, सी हो गया। अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है, इफ़ सी एक्स डिनोट द मेंटेनेंस कॉस्ट फंक्शन देन सी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब एक्स कितना होगा। कि भैया ये जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है इसको सी एक्स लिख रहा है, ये लिख लो, इसको लिख रहा है सी एक्स, कितना है 50 लाख, ठीक है भाइयों, प्लस 160x माइनस 0.04x²। ये पूछ रहा है ये कॉस्ट जो है ये मैक्सिमम कब होगी, जब x कितना होगा। तो कर लो डेरिवेटिव निकाल लो भैया, इसका डेरिवेटिव 0 रखेंगे उससे आ जाएगा ना क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इसका डेरिवेटिव आ गया 160 माइनस 0.08 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो 160 इक्वल्स टू 0.08x, x इक्वल्स टू 160 अपॉन 0.08, 2000 आ गया नहीं। तो यानी कि जो हमारी कॉस्ट है भैया वो मैक्सिमम कब होएगी, जब हम 2000 अपार्टमेंट्स बनाएंगे, x जब 2000 होगा। b आ गया, सही है। अब आप फिर से वो मत सोचना कि मैंने चेक तो करा नहीं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि नहीं, अरे एक ही क्रिटिकल पॉइंट है यार, यही होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। कह रहा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी एक्स, मतलब मैक्सिमम कॉस्ट कितनी होगी। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया, इसको पुट कर दो इसमें, एक्स की वैल्यू 2000 रख दो, देखो क्या आ रहा है सॉल्व करके। एक्स को 2000 रखेंगे तो 50 लाख तो भैया एज इट इज़ रहेगा कि नहीं, 50 लाख एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे 2000 रखेंगे तो 16 इंटू 2 32, 1030 की आ गई, सही है भैया, 3,20,000 हो गया। यहाँ पे भी हम 2000 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 का स्क्वायर हो जाएगा 4 लाख हो जाएगा, 40 लाख हो जाएगा, 40 लाख हो जाएगा भैया 2000 का स्क्वायर, है ना, एक्स का स्क्वायर करना है, 40 लाख हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 16 तो आ ही जाएगा, है ना, 2 0 खिसक जाएंगी तो भैया 4 0 रह जाएंगी बस, है कि नहीं। 2 के बाद डेसिमल है ना, 2 0 हटा दो सिंपल, 4 से मल्टीप्लाई करा 16, 4 0 एज इट इज़, 1,60,000 आ गया। ये 3,20,000 है, इसमें से इसको माइनस करा कितना रह गया 1,60,000। 1,60,000 को 50 लाख में ऐड किया कितना आ गया 51,60,000, ये आएगा ना 51,60,000, ये आ गया भैया। आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी आ गया आंसर, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या पूछ रहा है देखो, अब देखो अगला पार्ट जो है बच्चों, इसमें भी ना दिमाग लगेगा थोड़ा, इसको कैलकुलेशन से नहीं करना है, अक्ल लगानी है इसमें थोड़ी सी। कह रहा है द नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स दैट द कॉम्प्लेक्स शुड हैव इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द मेंटेनेंस कॉस्ट। अब वो चाहते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाए हमारी, सबसे कम कब होगी बताओ, कितने अपार्टमेंट बनाए हम। अब अगर आप ध्यान दो, वो कह रहा है भैया 2000 अपार्टमेंट बनाऊंगा तो मैक्सिमम कॉस्ट आएगी, है ना, यानी एक अपार्टमेंट बनाता तो कुछ कॉस्ट आती, 2 आता तो कुछ कॉस्ट आती, वो कॉस्ट बढ़ती जा रही है। और जब 2000 अपार्टमेंट बनाए तो मैक्सिमम कॉस्ट आ गई, तो यानी कि उसके बाद अगर मैं उससे ज़्यादा अपार्टमेंट बनाऊंगा तो कॉस्ट गिरेगी भाई, क्योंकि मैक्सिमम 2000 पे है ना। तो अब इसके बाद तो कम ही होगी, इसके बाद तो कम होगी, कम होती जाएगी, है ना, जितने ज़्यादा अपार्टमेंट बनाता जाऊँगा। तो मैक्सिमम मैं कितने अपार्टमेंट बना सकता हूँ 4500, तो जितने ज़्यादा बना सकता हूँ उतने ज़्यादा बना दूंगा, उतनी कम कॉस्ट आ जाएगी मेंटेनेंस, सिंपल। तो मैं कितने बना दूंगा, टोटल मैं इतने बना सकता हूँ तो बस इतने ही बनाऊंगा, वरना मैं इससे भी ज़्यादा बनाता और मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती, ठीक है।
तो भैया मैं टोटल कितने बना दूंगा, फिर सारे ही बना दूंगा, मेंटेनेंस कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी। देखो सिंपल सा फंडा है, तो मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ, जितना ज़्यादा हम चीज़ों को करेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट उतनी कम क्यों हो जाएगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करके देख लो, आपको पता लग जाएगा 4500 पे कम आ रही होगी एज़ कम्पेयर टू दीज वैल्यूज़ 2000 या कुछ भी, आप 45 से पहले की वैल्यू यहाँ पे रख के देख लो, आपको दिखेगा ये वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 4500 पे लीस्ट आ रही है, उससे कम आप रखोगे तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है, ये तो फिक्स ही रहनी है। आगे क्या है, फिफ्थ पार्ट, इफ़ द मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ टू अटेन, हम चाहते हैं मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाए, देन द मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर ईच अपार्टमेंट वुड बी, तब मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी हर अपार्टमेंट की। सिंपल है, देखो ये रहा हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, और हमने कहा कि भैया लीस्ट कब होगी, जब हम 4500 अपार्टमेंट्स भर देंगे। कितने, 4500। तो टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट आप निकाल लो एक बार कितनी होगी, लीस्ट कितनी होगी जब एक्स कितना होगा 4500, रख दो, इसमें ही रख देता हूँ ना, तो 50 लाख, 50 लाख हो गया, 50 लाख 5 लाख हुआ है भैया ये तो, प्लस क्या है 160x माइनस 0.04x², ये हमारी टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट है। हमको मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट जब होगी तब एक अपार्टमेंट की कॉस्ट चाहिए, एक की, ये सारे अपार्टमेंट्स की कॉस्ट है। एक की कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको x से डिवाइड करना पड़ेगा। मेंटेनेंस कॉस्ट अगर एक की निकालनी है तो इसको x से डिवाइड करना पड़ेगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, तो इसको x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 लाख अपॉन x, ये 160 हो गया और ये 0.04x हो गया। बस x की वैल्यू क्या डालनी है हमको, 4500 पुट कर दो इसमें, तो ये आ गया भैया 50 लाख, 50 लाख हो गया अपॉन 4500 प्लस 160 माइनस 0.04 इंटू 4500। अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई, इसको कैलकुलेट कर लो, क्योंकि मेरे को इसका आंसर पता है तो मैं मार्क कर रहा हूँ ऑप्शन ए। आप खुद कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, आपको पता लग जाएगा क्या। देखो भाइयों, ये है अगला क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके पढ़ लो। वैसे मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बाइक रेंटल कंपनी है, वो लोग इलेक्ट्रिक बाइक्स रेंट पे देते हैं, और एक बाइक का जो एक डे का चार्ज करते हैं वो रेंट, वो कितना है x रुपीज़। x की जो वैल्यू है, जो चार्ज है, वो 50 से 200 के बीच में रहता है हमेशा, 200 से ज़्यादा भी नहीं होता, 50 से कम भी नहीं होता। अब वो कह रहे हैं अगर वो x रुपीज़ चार्ज करते हैं तो कितनी बाइक रेंट पे जाएंगी, वो इस लीनियर रिलेशन से उनको पता लग सकता है। पीछे उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, एक फार्मूला बना लिया समझ लो उन्होंने, कि भैया जो हम चार्ज रखेंगे उसको आप यहाँ पे पुट करो तो आपको मिल जाएगा कितनी बाइक्स रेंट पे जाएंगी, नंबर ऑफ़ बाइक्स निकल जाएंगी। कह रहा है अगर वो 50 रुपये या उससे कम चार्ज करते हैं तो सारी बाइक रेंट पे चली जाती हैं, ठीक है, और 200 या उससे ज़्यादा चार्ज करते हैं तो एक भी बाइक रेंट पे नहीं जाती, लोग नहीं लेते। अब क्या कह रहा है फर्स्ट में पार्ट में, द टोटल रेवेन्यू आर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखो ये नंबर ऑफ़ बाइक्स हैं जो रेंट पे जा रही हैं, एक का चार्ज इतना है, तो टोटल रेवेन्यू क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट, नंबर ऑफ़ बाइक्स जो रेंट पे जा रही हैं उसको एक के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई जो रेवेन्यू आएगा आर, वो क्या आ जाएगा, सिंपल है, x इंटू 2000 माइनस 10 इंटू एक्स। सही है ना, कितना आ गया 2000x माइनस 10x², है कहीं पे फर्स्ट वाला। आगे क्या पूछ रहा है वो, Rx डिनोट द रेवेन्यू देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Rx अकर व्हेन x इक्वल्स टू, तो वही है, इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसके डेरिवेटिव को 0 रख देंगे, है ना, इसके डेरिवेटिव को 0 रख देंगे, सीधा ही रख दूंगा, जगह भी कम है, यहीं पे काम चला लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2000 माइनस 20x, इसको 0 रखेंगे, x कितना मिल गया भाइयों, 100 मिल गया, है ना, क्या मिल गया 100, यानी कि भैया जब वो 100 बाइक रेंट पे देंगे तो उनका रेवेन्यू मैक्सिमम आएगा, 100 आ गया। आगे क्या पूछ रहा है, एट x इक्वल्स टू 260 रेवेन्यू कितना होगा, जब x की वैल्यू 260 होगी तो रेवेन्यू कितना होगा, तो x को 260 पुट कर दो यहाँ पे, आपको रेवेन्यू मिल जाएगा, सिंपल है। तो ये रेवेन्यू है ना, इसमें x की जगह 260 डाल दो, कितना आ गया देखो 260 इंटू
यहाँ पे रखेंगे 260 कितना हो जाएगा 2000 माइनस वही नेगेटिव में आ जाएगा क्या, नेगेटिव में आ रहा है क्या भैया? अच्छा निकालने की ज़रूरत नहीं है, पूछो क्यों? निकाल रहा हूँ तो नेगेटिव जा रहा है ना, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के ही पता लगेगा। ये देखो दिमाग वाली बात होगी, उन्होंने बोला था अगर वो 200 या उससे ज़्यादा चार्ज करेंगे तो एक भी बाइक रेंट पे नहीं जाएगी, यानी अगर वो 260 रुपीज़ चार्ज करेंगे तो एक भी बाइक रेंट पे नहीं जाएगी, रेवेन्यू आएगा ज़ीरो। तो इसको कैलकुलेट करके नहीं निकालना, ठीक है ना? कैलकुलेट करके निकाल रहे हो तो रेवेन्यू नेगेटिव आ रहा है, तो वो क्यों बेचेंगे रेंट पे, पागल थोड़ी है। तो लिखा हुआ है 200 या उससे ज़्यादा चार्ज करेंगे तो एक भी बाइक रेंट पे नहीं देनी, चढ़ेगी नहीं, कोई ले ही नहीं रहा। तो 260 चार्ज करेंगे तो भी कोई रेंट पे नहीं लेगा, तो रेवेन्यू ज़ीरो आएगा, ख़त्म। कह रहा था नंबर ऑफ़ बाइक्स रेंटेड पर डे, कितनी बाइक्स रेंट पे जाएंगी अगर वो x की वैल्यू 105 रखें, मतलब चार्ज जो है वो 105 रुपये रख दें। अब सही है, अब आप इसमें x की जगह 105 पुट करो, आपको रेवेन्यू मिल जाएगा। पर रेवेन्यू नहीं निकालना, नंबर ऑफ़ बाइक्स निकालनी है, बस ध्यान देना है। उसने इस बार नंबर ऑफ़ बाइक्स पूछा है, तो x की वैल्यू 105 आप इसमें रखोगे, है ना? तो 2000 माइनस 10 इंटू 105 कितना आ गया भाई? 2000 माइनस 1050 है ना, 950 आ गया। क्या आ गया? 950। तो आंसर हो गया सी, इतनी बाइक्स रेंट पे जाएंगी अगर वो चार्ज 105 रुपये रखें। अब वो पूछ रहे हैं मैक्सिमम रेवेन्यू कितना कलेक्ट कर सकते हैं वो लोग, तो ये था ना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 100, तो इसको पुट कर दो। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है? 100, तो x को पुट कर दो 100 यहाँ पे, रेवेन्यू मिल जाएगा आप लोगों को। कितना है? x की वैल्यू 100 रखेंगे, 100 यहाँ पे भी x को 100 रखेंगे, तो ये 2000 माइनस 1000 आ जाएगा। तो 1000 इंटू 100 कितना हो गया मेरे भाइयों? 1,00,000 रुपये हो गया, है कि नहीं? तो मैक्सिमम रेवेन्यू कितना आ सकता है? 1 लाख। सिंपल थी ये तो केस स्टडी, है ना? बढ़ते हैं, देखो भाइयों पढ़ लो, इसको भी पॉज करके पढ़ लो। क्या कह रहा है भैया? जो हमारी सरकार है उसने क्या डिक्लेयर कर दिया है कि भैया जो किसान भाई हैं हमारे, उनको 300 रुपये पर क्विंटल वो लोग चार्ज कर सकते हैं, मतलब 300 रुपये पर क्विंटल उनको मिलेगा 1 जुलाई को। 1 जुलाई को अगर वो अपने अनियंस, अपने प्याज बेचने जाएंगे तो उनको 300 रुपये पर क्विंटल प्राइस मिलेगा जो वो बेच सकते हैं उस पर, ठीक है? और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हर रोज़ 3 रुपये कम होते जाएंगे, हर रोज़ क्या होंगे? 3 रुपये कम होते जाएंगे पर क्विंटल पे। वही है, पहले 300 रुपये पर क्विंटल था तो अगले दिन 297 हो जाएगा, उससे अगले दिन 294 हो जाएगा, ऐसे 3 रुपये चार्ज हर दिन कम होता रहेगा। शाम के पिताजी हैं, 1 जुलाई को उन्होंने इतने जो प्याज थे 80 क्विंटल प्याज जो थे उन्होंने वहाँ पे उगा लिए, ठीक है, बेचने के लिए। फिर उसके बाद उनको आइडिया लग गया कि भैया उनकी जो क्रॉप है, जो उनकी फसल है वो इंक्रीज़ हो रही है एट द रेट ऑफ 1 क्विंटल पर डे, मतलब हर रोज़ वो 1 क्विंटल ज़्यादा उगाएंगे। उन्होंने अपना आइडिया लगा लिया कि पहले दिन 80 क्विंटल प्याज है तो अगले दिन उनके पास 81 क्विंटल होंगे, उससे अगले दिन 82 क्विंटल होंगे, हर रोज़ एक बढ़ रहा है, ठीक है? कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। कह रहा है इफ़ x इज़ द नंबर ऑफ डेज आफ्टर 1 जुलाई देन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अनियन रिस्पेक्टिवली कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ध्यान से सुनेंगे, 1 जुलाई के x दिन बाद हमें बताना है क्या प्राइस रहा होगा और क्या क्वांटिटी रही होगी। 2 चीज़ें बतानी है, क्या प्राइस रहा होगा, क्या क्वांटिटी रही होगी प्याज होगा। भैया 1 जुलाई को 300 रुपये था, हर रोज़ क्या है 3 रुपये कम हो रहे हैं। अब x दिन बाद कितने रुपए कम हो जाएंगे? 3x। ऑब्वियस है भाई, 1 दिन में 3 रुपये कम हुए, 2 दिन में 6 होंगे, 3 दिन में 9, 4 दिन में 12। तो नंबर ऑफ़ डेज़ को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो पता चल जाएगा ना कितना प्राइस कम हो गया। नंबर ऑफ़ डेज़ x हैं, 1 दिन में 3 रुपये कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ डेज़ को इससे मल्टीप्लाई करा तो इतने रुपये कम हो जाएगा प्राइस। पहले 300 था तो अब कितना रह जाएगा? अब रह जाएगा 300 माइनस 3x। फिर क्वांटिटी पहले दिन 80 उगाई थी उन्होंने, उनके पास 80 क्विंटल थे अनियन, है ना? हर रोज़ 1 बढ़ रही है, तो x दिन बाद कितनी हो जाएगी? x दिन बाद x बढ़ जाएगी। जब 1 दिन में 1 बढ़ रहा है तो x दिन में x ही तो बढ़ेगा, तो 80 में x बढ़ जाएगा, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 80 प्लस x। सही है, ये आ गया जी नया प्राइस और नई क्वांटिटी। मार्क कर दें, कहाँ है ये? ए हो गया। चलो आगे, द रिवेन्यू आर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो भैया उनका रिवेन्यू क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे मिल जाएगा ना कितने रुपए का बेचा उन्होंने अपना जो प्याज है, ठीक है भैया? दिस इनटू दिस कर दो,
दोनों को मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाइयों, रेवेन्यू मिल जाएगा, निकाल ले क्या। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 8 24,000 आ गया, ठीक है। दिस इंटू दिस कितना हो गया 240x, और ये 300x, 300 पॉजिटिव माइनस 240 60x आ गया, और माइनस 3x²। तो ये रिवेन्यू आ गया मेरे भाई, देख लो है कहीं 24,000 60x 3x² नेगेटिव, सही है, बी हो गया। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज आफ्टर 1 जुलाई व्हेन श्याम फादर अटेन मैक्सिमम वैल्यू। श्याम के जो पिताजी हैं उनको मैक्सिमम रिवेन्यू किस दिन आएगा, तो आपको बताना है ये रिवेन्यू मैक्सिमम कब होगा, यानी इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो सिंपल है, इसके डेरिवेटिव को 0 रख देंगे, यही करते हैं ना हम, क्या करते हैं, इसके डेरिवेटिव को 0। तो यहाँ करते हैं भाइयों, ठीक है, यहाँ खाली जगह है, गौरव कथूरिया ने खाली जगह दे रखी है भैया, लिखा हुआ है ना गौरव कथूरिया, इसके नाम के ऊपर लिख देते हैं r-x = 0। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 60 माइनस 6x, इसको 0 रखा भाइयों तो x मिल गया 10, सही है। तो x = 10 आ गया हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब 10 दिन बाद शाम के पिताजी को मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा। x कितना हो गया भाइयों 10। आगे क्या पूछ रहा है वो, ऑन विच डे शुड शाम्स फादर हार्वेस्ट द अनियंस टू मैक्सिमाइज हिज रेवेन्यू। किस तारीख को उन शाम के पिताजी को वो अनियन बेचने हैं मैक्सिमम रेवेन्यू के लिए, है ना, उनको किस तारीख को अपनी फसल काटनी है, और वो अनियन बेचने हैं जाके। तो 10 दिन बाद काटनी थी ना, 1 जुलाई के 10 दिन बाद मैक्सिमम रेवेन्यू था, तो ऑब्वियस है 11 जुलाई हो जाएगी, है कि नहीं, 11 जुलाई। आगे क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम रेवेन्यू उनका उस दिन कितना होगा। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो निकाला ही है 10, इसको इसमें पुट कर दो, मैक्सिमम रेवेन्यू आ जाएगा। इसमें 10 पुट कर दो, कितना आ जाएगा, देखो 24,000 प्लस 600, और ये 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो ये 300 हो गया, 600 माइनस 300 300, इसमें ऐड हो गया 24,300 आ गया, है कि नहीं, सी आ गया। ख़त्म भाइयों ये केस स्टडी भी, ठीक है। बढ़ते हैं अगली केस स्टडी की ओर। अब देखो भाइयों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, शोभित के पिताजी जो हैं वो एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना चाहते हैं ब्रिक वॉल लगा के, ठीक है, ब्रिक वॉल एक साइड पे लगाना चाहते हैं सिर्फ, एंड वायर फेंसिंग फॉर द अदर 3 साइड। कि भैया वो एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना चाहते हैं, एक साइड तो वो क्या करेंगे ब्रिक वॉल लगा देंगे, मतलब ईंट की दीवार खड़ी कर देंगे, बाकी तरफ वो तारे लगाएंगे, फेंसिंग लगाएंगे, उनमें करंट छोड़ेंगे कि कल को कोई चोर आया तो बस समझ जाओ क्या होगा। बाकी तरफ वो तारों से फेंसिंग करना चाहते हैं ना, वायर लगाना चाहते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है जी, उनके पास 200 फीट की वायर है जिसकी वो फेंसिंग कर सकते हैं, 200 फीट ऑफ वायर फेंस। वायर नहीं है 200 फीट की, ऐसे दिमाग मत लगाना कि ऐसे लच्छे बनेंगे, फेंसिंग ही दे रखी है, वो फेंस बनी बनाई है, ये जाल उनके पास बना बनाया है, बस उनको क्या करना है, जो वो रेक्टेंगल बनाएंगे एक तरफ तो दीवार है, बाकी 3 तरफ इस जाल को खड़ा कर देंगे, और वो जो जाल वो लगाएंगे यहाँ पे, वो फेंसिंग की लेंथ कितनी गिवन है हमको 200 फीट, तो वो तो पता है अपने को। अब ये क्या पूछ रहा है, टू कंस्ट्रक्ट अ गार्डन यूजिंग 200 फीट ऑफ फेंसिंग वी नीड टू मैक्सिमाइज इट्स। हम क्या चीज़ मैक्सिमाइज करेंगे, वॉल्यूम क्या होती है गार्डन की, वॉल्यूम थोड़ी मैक्सिमाइज़ करूँगा भैया, एरिया की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो या तो बंदा एरिया मैक्सिमाइज़ करेगा या पेरीमीटर या लेंथ। अब पेरीमीटर तो गिवन ही है क्योंकि फेंसिंग की लेंथ पता है, तो एक तरीके से पेरीमीटर तो कांस्टेंट हो गई। लेंथ ऑफ साइड मैक्सिमाइज़ करूँगा, बंदा सोचेगा मैं लेंथ पे ही सारी लगा दूँ, तो भैया एक दिन तो विड्थ 0 हो जाएगी, रेक्टेंगल कैसे बनेगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लेंथ मैक्सिमाइज़ करेंगे, तो एरिया मैक्सिमाइज़ करना चाहिए, तभी बड़े से बड़ा जो है गार्डन बन पाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया एरिया। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, इफ़ एक्स डिनोट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ गार्डन परपेंडिकुलर टू ब्रिक वॉल। अच्छा जी, देखो जैसे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, किस कलर से बना दे, रेड से दिख जाएगा शायद, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 होते हैं, पता है आपको। तो कह रहा है मान लो ये ब्रिक वॉल है, ठीक है, इसको ब्लू कर देता हूँ, ये हमारी ब्रिक वॉल है जहाँ पे हम ब्रिक लगा रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर जो साइड है ये है ना परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ब्रिक वॉल के परपेंडिकुलर जो साइड है यानी ये वाली साइड वो कितनी है, x है। चलो उसकी लेंथ ले ली x, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है भाइयों वो x है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, y क्या है, लेंथ ऑफ साइड पैरेलल टू ब्रिक वॉल, ब्रिक वॉल के जो पैरेलल है वो y है, बराबर ही होंगे वैसे तो दोनों, पर इसको y ले लेते हैं, चलो दोनों ही y हैं, ठीक है। तो ये x हो गया, ये y हो गया। अब क्या पूछ रहा है ये,
फाइंड द रिलेशन रिप्रेजेंटिंग टोटल अमाउंट ऑफ फेंसिंग वायर। देखो फेंसिंग सिर्फ इस 3 जगह पे करनी है, चौथी जगह पे नहीं करनी। इधर करनी है, इधर करनी है और इधर। तो ये अगर x है तो ये भी x ही होगा, तो x प्लस y यानी 2x प्लस वाई। और टोटल हमें फेंसिंग कितने फीट की गिवन है, 200। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 200 हो गया। कहाँ है भैया, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 200, सी हो गया। सही है, आगे देखते हैं क्या। तो थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एरिया ऑफ गार्डन एज अ फंक्शन ऑफ x। एरिया बताना है गार्डन का एरिया x इंटू वाई हो गया, तो सिंपल है x इंटू वाई, है ना, सिंपल बात है। पर वो x की टर्म्स में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, x की टर्म्स में। तो हम क्या करते हैं फिर, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं y की, है ना। y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से क्या, 200 माइनस 2x। इस वैल्यू को इधर पुट कर देते हैं, एरिया x की टर्म्स में आ जाएगा। सही है, तो ये आ गया x इंटू 200 माइनस 2x। तो ये आ गया भाइयों 200x माइनस 2x स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, सी। ठीक है, अगले पार्ट को देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ax अकर सेट, ये हमारा जो एरिया है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, वही है इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बताना है ना। तो इसके डेरिवेटिव को 0 रख दो। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 200 माइनस 4x। 200 माइनस 4x, इसको 0 रखा तो x कितना मिल गया भाइयों, 50। तो यानी जब x की वैल्यू 50 होगी तब अपना एरिया मैक्सिमम होगा। ठीक है, ए आ गया। आगे क्या पूछ रहा है ये अगले पार्ट में, कि मैक्सिमम एरिया होगा कितना। तो x को 50 पुट कर दो, आपको मैक्सिमम एरिया पता लग जाएगा। सही है ना, यहाँ पे 50 रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो। ऊपर रखोगे तो लग रहा है ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन, है ना। यहाँ पे 50 रखते हैं, 50 इंटू यहाँ पे 50 रखते हैं, तो ये 200 माइनस 100 कितना आ गया, 100 हो गया। 100 इंटू 50 कितना हो गया, 5000, है ना, 5000 आ गया। तो ये केस स्टडी यहीं समाप्त भाइयों। ठीक है, अब करा दी भाइयों जो केस स्टडी आपको करानी थी। देखो जो मुझे अच्छी लगी थोड़ी अलग केस स्टडीज़ मैंने आपको करा दी हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा की केस स्टडी ही आएगी पेपर में। CBSE ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, किसी भी चैप्टर की आ सकती है। हाँ, ज़्यादा चांसेस इसी के हैं, और बाकी चैप्टर्स की ईजी भी होती है, तो बच्चा खुद भी ईजीली कर लेता है अगर बिना डरे पढ़े तो। ठीक है, ज़्यादा चांसेस इसी के इसलिए हैं क्योंकि इसके एक नंबर में ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, तो इसलिए इसको डालना पड़ता है 5 नंबर में, है ना, 4-5 नंबर में। बाकी फिर भी अगर आपको इस बारे में कुछ ज्ञान है, आपके टीचर ने आपको बताया है कि किस चैप्टर के ज़्यादा चांसेस है, कुछ कंफर्म उन लोगों को पता है, किसी स्कूल के टीचर को आपको पता लग गया है, तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उस चैप्टर की करा देंगे केस स्टडीज़। और बाकी एक चीज़ ये कहूँगा कि अगर मैक्सिमा मिनिमा की केस स्टडी आएगी, मैंने आपको कराई है अपनी तरफ से अलग अलग केस स्टडीज़, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये काफ़ी है। मैं फिर से यही कहूँगा कि आपको मैक्सिमा मिनिमा की जो NCERT की वर्ड प्रॉब्लम्स है और कुछ और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा अगर आपने कहीं से भी पढ़ी हो तो उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, क्योंकि उनमें से कोई भी क्वेश्चन केस स्टडी में आ जाएगा। चांसेस वही उसी के ज़्यादा हैं, क्योंकि देखो वो लोग पेपर आसान बनाना चाहते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा पेपर आ रहा है तो वो इजी ही बनाएंगे पेपर। उम्मीद तो यही है। और इजी पेपर तभी होगा जब बच्चे का देखा हुआ क्वेश्चन होगा, और मैक्सिमम मिनिमा में ऐसा होता भी है। पिछले कई सालों से केस स्टडी नहीं आती थी, बट मैक्सिमम मिनिमा की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो एज इट इज़ आती है बुक में से, NCERT से आ जाती है। नहीं तो 5-10 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो सब टीचर्स कराते हैं अपने स्टूडेंट्स को, एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं भाई, उसमें से कुछ भी केस स्टडी बन के आ जाएगी। अगर आपको कहीं दिक्कत लग रही है कि उन क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसकी भी एक वीडियो बना के जिसमें NCERT के क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपको वो भी दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, लव यू ऑल, बाय।